अब चुनाव आसन्न है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की चुनाव समिति की सबसे पहले घोषणा हुई है। अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता माननीय अजय माकन साहब के नेतृत्व में गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस कमेटी के पदेन सदस्य हैं। तो आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो टिकट के दावेदार हैं और कैसी स्क्रीन करना है कमेटी बैठ करके तय करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश है तो भरोसा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वापसी होना तय है। तो टिकट के दावेदारों की थोड़ी भीड़ बढ़ी हुई है, इसलिए स्क्रीनिंग का काम भी जरा महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे यहाँ पर माननीय ओम माथुर जी हमारे यहाँ पर चुनाव के प्रभारी हैं, चुनाव के सब प्रभारी मांडविया जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, तब से देख रहे हैं लगातार उनके उसमें बदलाव की बयार बही हुई है। चाहे मंत्री का इस्तीफा हो, उनका बदलाव हो, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष का बदलाव हो, मोर्चा के अध्यक्षों का बदलाव हो, सारी चीज में बदलाव कांग्रेस पार्टी ला रही है। लेकिन अब जो बदलाव आएगा वो छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ से भ्रष्ट सरकार को बेदखल करके बदलाव आएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा चुनाव के उस बड़ी हलचल से जुड़ा हुआ है जिसका बेसब्री से सब इंतजार करते हैं। हालांकि समय है अभी चुनाव में, लेकिन उसके पहले खिलाड़ियों का चयन शुरू हो जाता है। टूर्नामेंट जब होता है तब होता है, लेकिन खिलाड़ी कितने होंगे, प्लेइंग 11 में कौन होगा, इस पर सबकी नजर रहती है और इसीलिए दोनों ही दल ने अपने खिलाड़ियों को तय करने के लिए कमेटियां बना दी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि दावेदारों की भीड़ मैदान में आ गई है। वो डिजिटल रूप से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये दावेदारी क्या पार्टियों को फायदा पहुंचाती है या इसका नुकसान भी होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक के रूप में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक तोमर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ युवा नेता के रूप में जुड़ रहे हैं अनुभव शुक्ला जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमेशा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ते रहे रविंद्र सिंह जी, उनका बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को जल्द से शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि टूर्नामेंट तो 3 महीने बाद है, लेकिन खिलाड़ी कौन होगा इसके लिए अभी से एक्सरसाइज करते हुए, दंड पेलते हुए उम्मीदवार मैदान में हैं। उनके डील डॉल, उनकी कार्यवाही, उनको देखकर उम्मीदवार चयन करना है। इसके लिए कमेटियां बन गई हैं, दूरबीन लगाकर चेक किया जा रहा है क्या क्या तैयारी है। पहले एक राउंड हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। पहले मैं कांग्रेस से शुरुआत करूंगा क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार अप्रत्याशित रूप से प्रत्याशी चयन के लिए ज्यादा तेजी से तैयारी शुरू की है। आमतौर पर कांग्रेस की सूची बाद में आती है, प्रत्याशी चयन लेट करते हैं, लेकिन इस बार वो 2 कदम आगे हैं। विधानसभा तो विधानसभा, लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। शुक्ला जी हमारे साथ है, वो बताएंगे। अनुभव जी, क्या कहता है कांग्रेस का ये अनुभव कि वो देरी करते हैं इसलिए नुकसान होता है, इसलिए पहले इस बार टिकट घोषित करना चाहते हैं, इसलिए कमेटियां पहले बना दी हैं? जी नमस्कार मोहन जी, और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। उसके बाद जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा से पहले ही रही है, आगे ही रही है। और जहां तक स्थापना की बात हो, स्थापना से लेके आज तक की बात हो, तो कांग्रेस हमेशा भाजपा से और अन्य दलों से आगे रही है। और आज भी जो आप कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की गठन हुआ है, इसके अलावा सारी कमेटियां जो बनाई गई हैं बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसके लिए हमने सारी तैयारियां करी हैं और वो सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोई डर है क्या? लोकसभा की भी तैयारी आप लोग ने शुरू कर दी, अभी तो सामने पहले सेमीफाइनल है, उसकी तैयारी करिए। आप तो फाइनल की तैयारी अभी से कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों आप लोग ने पहले से तैयारियां, पहले से कमेटियां बना दी, ऑब्जर्वर बना दिए? मोहन जी, आप अगर किसी भी नौकरी को देखेंगे तो वहां पे प्रोविडेंट फंड होता है और वो प्रोविडेंट फंड आपको रिटायर होने के बाद प्राप्त होता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको रिटायरमेंट का डर है तो आप अभी से तैयारी ना करें। आप जितने पहले से तैयारी रखेंगे उतना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो मुझे नजर नहीं आती। ये तो हमारी ताकत की और हमारी तैयारी की उल्टा निशानी है कि हम कितना आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस का पक्ष है और कांग्रेस शायद इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। विधानसभा तो उसे जीतने का
पूरा दमखम से दावा भी है, लेकिन लोकसभा के लिए वो पहले से प्रत्याशी चयन करना चाहती है, इसीलिए ऑब्जर्वरों की टीम आ गई, स्क्रीनिंग कमेटी भी बन गई। अब देखना है कि क्या कैसे प्रत्याशियों को खंगाल के वो सामने लाएंगे। अब बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस आगे निकल गई, आप लोग ने कुछ संकेत कर दिया लगता है, इसलिए लोकसभा विधानसभा की एक साथ वो तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ क्या तैयारी हो रही है पता ही नहीं चलता। आरएसएस वालों को जिम्मेदारी दे दी है क्या आप लोगों ने? जी जी जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस आगे निकल गई है। किस चीज में आगे निकल गई है? टीम अपने बनाने में। लेकिन ये पिछड़ जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि पानी बहुत बह चुका है, अब नदी में पानी बचा नहीं है। जब समय आएगा कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से हारेगी, और डर और भय इतना हो गया है कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर अब जिसका अस्तित्व नहीं रहा कांग्रेस का, क्या मालूम कितनी सीट मिलेगी लोकसभा में, उसकी तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस पूरी तरह डरी है, भयभीत है। छत्तीसगढ़ में माहौल इनके विपक्ष में है। इनका एक कांग्रेसी जो नेता है उसके सामने कहा जाता है कि भाजपा के नेता यदि आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, वनांचल के क्षेत्रों में जाते हैं तो मार देना, काट देना। उसके बाद न मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है न गृह मंत्री का। इसी से हमको समझ में आ रहा है कि कितना घबरा रहे हैं, कितना डर रहे हैं। ये कितना भी हमसे 2 कदम आगे चलने के लिए कर ले, काट की हांडी थी, एक बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि जनता ने इनकी पूरी स्थिति को देख ली है। अब रही बात हमारी जो तैयारी की बात है, हमने स्पष्ट कह दिया अपने जिला अध्यक्षों से, यदि आपको चुनाव लड़ना है तो आप इस्तीफा दीजिए, संगठन में किसी दूसरे को करेंगे हम, ताकि समय पे चुनाव के लिए तैयारी दूसरे अध्यक्षों को करने दे। हमारी अपनी आंतरिक तैयारी है। मैं कांग्रेस की तैयारी में बहुत ज्यादा नहीं कहता। हमारे साथ आरएसएस भी जुड़ता है, विश्व हिंदू परिषद भी जुड़ता है, बजरंग दल भी जुड़ता है, सब जुड़ते हैं, पूरे परिवार की तरह कार्य करते हैं। ओम माथुर जी का लगातार दौरा है, अमित शाह जी आई ना, नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, हम बूथ लेवल तक इनसे बहुत पहले पहुंच चुके हैं। हमारी मंडलों की बैठक हो गई, हम अभी बीएलओ की भी प्रशिक्षण के लिए दे रहे हैं। तो हम अपनी तैयारी में तो शुरू से करते रहे। सबसे बड़ी बात है इस सरकार की असफलता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का जो वो था घोषणा पत्र, जिस उम्मीदों से सरकार को चुना गया था, वो पूरी उम्मीद ना उम्मीदों में बदल गई है। तो संगठन को कितना भी मजबूत कर ले, इनका पूरा जो पानी था ना नदी का बह चुका है। ये एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं, ये हिट विकेट आउट हो चुके हैं। अब इनको हमें आउट करने की जरूरत नहीं है, बस मैच खेलने जाएंगे। ये डर से और भय से थर-थर कांपते रहेंगे और हार कर निश्चित रूप से बाहर होंगे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात रही, आप अपनी बताइए, प्रत्याशी चयन कैसे होगा? बीजेपी कैसे चयन करेगी, क्या करेगी, कैसे आवेदन लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की टीम अपने तरह से सर्वे करती है, प्रदेश की टीम भी करती है, केंद्रीय टीम भी करती है। हमारे लिए एक पूरा तंत्र है, और उन तंत्रों के आधार पे जो जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, जो लगातार सक्रिय है, उसको हम टिकट देंगे। यही हमारी प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। 1 से 1.5 महीने के बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, हम अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में घोषित होंगे, यानी बीजेपी की कोशिश है कि वो पहले उम्मीदवार दे ताकि उम्मीदवारों को काम करने का मौका मिल सके। अब पूरा विश्लेषण समझ लेते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है, कौन अपर हैंड में है, कौन पीछे है, जान लेते हैं। अशोक तोमर जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, चुनावी प्रक्रियाएं भी देखी है, थोड़ा जल्दी छत्तीसगढ़ में इस बार ये सब काम हम देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेस भी थोड़ी डरी हुई है, बीजेपी क्योंकि एकदम से कम सीटों में सिमट गई थी, इसलिए उसे भी तैयारी तेज करनी पड़ रही है, और इसीलिए प्रत्याशी चयन पर दोनों ही पार्टियां जोर दे रही है। बिल्कुल सही। आपने जो कहा अभी कि प्रत्याशी चयन पे दोनों पार्टियां जोर दे रही है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जैसे जैसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का फैलाव होते जाएगा समाज के निचले तबके में, कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाएगी। मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि पिछले चुनाव में सहनी, बिहार में सहनी नाम का, मतलब जो मल्लाह जाति के होते हैं, या यहाँ माझी उजी की शायद कहते हैं, या नाविक जो है, उनके कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन एक ऐसी स्थिति अभी आई हुई है कि वहां अब वो 8-8 सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ये हो सका कई छोटी छोटी जातियां हैं या वर्ग समूह है, उनके तरह से तो पार्टी चयन करने में दिक्कत आनी ही है, चाहे वो कांग्रेस का हो या इसका हो। रह गई बात दोनों पार्टियों का,
बीजेपी के साथ अभी सबसे ज्यादा ये है नेतृत्व की कमी। उनमें अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाया और इस चीज को बीजेपी के आला कमान बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है सिवाय रमन सिंह के अभी जो बचे हुए हैं जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को एक साथ लेके चल सके। कांग्रेस के साथ है इसके उल्टा इनका नेता भूपेश बघेल जी हैं, एग्रेसिव हैं, लेकिन कभी कल क्या होता है कि ज्यादा एग्रेसिव रहना भी कहीं ऐसा ना हो कि कैंडिडेट सिलेक्शन में या पॉलिसीज को लेके वो एक तरफा चले। इसलिए कांग्रेस भी बहुत सतर्कता से अपने कैंडिडेट को चुन रही है या सर्वे करेगी या जो भी उनका तरीका है वो करेगी। तो क्या लब्बो लो आप संक्षेप में है, दोनों पार्टियों एक दूसरे से भयभीत तो मैं नहीं कहूंगा, एक दूसरे से होड़ में लगी है कि ज्यादा बेहतर तैयारी करें, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो बेहतर तैयारी दोनों ही पार्टियां करना चाहती हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी से वो तैयारी या वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें कैंडिडेट को या कहें दावेदारों को लिस्ट किया जाता है, दावेदारों का पैनल बनाया जाता है। तो पैनल की प्रक्रिया में दोनों ही पार्टियां हैं और ये पैनल किसके पास जाएगा? स्कैनिंग के पास जाएगा। स्कैनिंग कमेटी की सूची भी कांग्रेस ने घोषित कर दी है। अब आते हैं दावेदारों की भीड़ क्या परेशान करती है राजनीतिक दलों को, कौन इसका फायदा उठा लेता है या इसका फायदा है नुकसान है, एक एक करके जान लेते हैं। हमारे साथ अनुभव जी भी हैं। अनुभव जी, कांग्रेस में ये परंपरा है कि जब भी दावेदारों की भीड़ आती है उसे नुकसान होता है, क्योंकि चुनना एक को है, 5 नाराज हो जाते हैं, उनको संभाल नहीं पाती पार्टी और ऐसे चीजों को आप ही लोग बढ़ाते हैं। आप लोग बोलते हैं दावेदार आइए, सब दावेदार बन जाता है, जो कम है कमतर भी है वो भी दावा कर देता है, फिर बाद में नाराज हो जाता है। तो ये चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे, जबकि चुनाव अभी 3 महीना है। स्कैनिंग कमेटी बनेगी तो बायोडाटा ले लेकर लोग पहुंच जाएंगे, ये फायदा होगा कि नुकसान होगा इससे? देखिए, आपने जो बात कही उस बात को मैं, मेरे बीजेपी प्रवक्ता ने जो बात कही उसके साथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने 2 बात के बारे में बात करी, एक तो डर की बात करी उन्होंने और प्रक्रिया की बात करी। तो प्रक्रिया की जहां तक बात है, प्रक्रिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक है और उसके अलावा हम हर व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि वो चुनाव लड़ सकता है और वो अपनी दावेदारी के लिए आवेदन दे सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया तय करी गई है कि बूथ से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से स्क्रीनिंग कमेटी में ये बात नाम जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि विधायक हैं, इतने विधायक हैं, इतने विधायक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सीधी सी है कि जो कोई चाहे वो दावेदारी कर सकता है और जो कोई इस प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग कमेटी जिसको तय करेगी उसको टिकट मिलेगी और वो चुनाव लड़ेगा। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। जैसा कि बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक नहीं मोदी तांत्रिक है। उनका विश्वास सिर्फ मोदी और अमित शाह में है। वो एक पंचायत का चुनाव लड़ने भी जाते हैं तो उनको प्रक्रिया से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ नतीजों से मतलब है और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह का चेहरा लेके पंचायत चुनाव तक भी वो उनके नाम पे लड़ते हैं। वो नाम पे चुनाव लड़ते हैं, वो काम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम उनसे अलग हैं, हम काम पे चुनाव लड़ते हैं। हम एक प्रक्रिया का पालन करते हैं जो इस पे हमारा अटल विश्वास है, जो हमारे संविधान में लिखी है और जो हमारे कांग्रेस के संविधान में भी लिखी है। ठीक है, तो ये कांग्रेस तो संविधान की दुहाई देती रही है और वो देगी भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में बकायदा जो दावेदार है वो अब अपना सर्वे करा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि मुझे वोट देना है या फलाना दावेदार को देना है। इस तरीके के सर्वे देखने को मिल रहे हैं अनुभव जी। ऐसे में ये पार्टी के लिए तो नुकसानदेह है, इसका क्या फायदा होगा? देखिए, आप सर्वे की बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया होने के पहले भी लोग किसी न किसी तरीके से अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश करते ही आए हैं। सोशल मीडिया केवल एक प्लेटफॉर्म मात्र है जो एक नए रूप में स्थापित हुआ है, जिसके तहत भी लोग अपनी दावेदारी स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि हमने अभी संकल्प शिविर की शुरुआत करी है 2 अगस्त को। 15 दिन में हम 90 विधानसभाओं को पूरा कवर करने वाले हैं। हर एक विधानसभा में, हर एक बूथ पे हम 10 कार्यकर्ताओं से मिलके उनका ट्रेनिंग करने वाले हैं। जैसा वो कह रहे थे कि वो बीएलओ की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ बीएलओ की ट्रेनिंग की बात हो चुकी है, मास्टर ट्रेनर की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और हम हर विधानसभा में जाके ये ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। उसके अलावा आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे तो उसमें भी बूथ चलो अभियान हमने संकल्प शिविर के तहत शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के होने से कोई नुकसान है। नुकसान तो सोशल मीडिया का
गलत उपयोग तो सोशल मीडिया का, दुरुपयोग तो सोशल मीडिया का आप सभी जानते हैं कि किसकी आईटी सेल करती है और उससे देश को, चाहे यहां हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे कहां हो, कहां नुकसान नहीं होता। तो सोशल मीडिया तो हमारे लिए अच्छी चीज है। ठीक है, तो खास तौर पर कांग्रेस अब उसका अच्छे से प्रयोग कर रही है, दावेदार प्रयोग कर रहे हैं, उसका नुकसान होगा या फायदा उसका आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन जमकर अपने आप को प्रेजेंटेशन करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस तो हर क्षेत्र में आगे दिख रही है, प्रत्याशी चयन के लिए कमेटियां, उनके दावेदार, उनकी भीड़, उनका सोशल मीडिया में प्रेजेंटेशन। आप लोगों को कहाँ है, आप लोग है कहाँ? मोदी जी के भरोसे हैं क्या केवल? हम लोग क्षेत्र पे हैं, हम लोग फील्ड पे हैं, हम लोग इनके जैसे नहीं है कि इनके संगठन का एक व्यक्ति तय कर दे। इनका हाईकमान वर्षों से और इतिहास में हमने देखा है कि कांग्रेस का हाईकमान इनका टिकट तय करता है। हम तो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, संगठन में जाने वाले लोग हैं, जनता के बीच जाने वाले लोग, हम लोग वहां पर हैं। दूसरी बात, अनुभव शुक्ला जी ने एक नई बात मुझे बताया कि भाई मोदी तंत्र और क्या कहते हैं अमित शाह जी वो तय करते हैं, तो हमको भी नहीं पता था। एक कांग्रेस वालों को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है, तो उनकी जानकारी वो अपने पास रखे। मुझे उस जानकारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो देखते रहे वर्षों से कांग्रेस जो तय कर दे, यहाँ संगठन में मारा मारी, इनकी जब टिकट का वितरण होता है ना, एक दूसरे को कुर्सी फेंक फेंक के मारते हैं, हमने अभी से नहीं वर्षों से देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अनुभव जी एक चीज सुन लीजिए, एकदम अनुसांगिक संगठन है। कभी हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता टिकटों के लिए, जो तय होता है मिलजुल कर होता है, और जब पार्टी निर्णय ले लेती है तो एक अनुशासित सिपाही के रूप में हमारे कार्यकर्ता जाते हैं चुनाव में और जिताने का प्रयास करते हैं। एक हमारी हार को आप अपनी अहंकार का प्रतीक समझते, 3 बार हमने आपको हराया इसी छत्तीसगढ़ में। पहली बार थाली में परोस के मिला था, और उसके बाद हमने प्रत्येक चुनाव में आपको पूरी तरह टक्कर दी है, इस बात को मत भूलिएगा। अब रही बात, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा अपने कांग्रेस के संविधान में विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है, बहुत खुशी हो रही है कि आपने संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कांग्रेस के बनाए हुए संविधान में विश्वास करते हैं, क्योंकि देश के बनाए हुए संविधान में आप लोगों को भरोसा नहीं है। जब गुजरात का हाई कोर्ट राहुल गांधी के लिए फैसला विपरीत में देता है ना, तो मौन सत्याग्रह करके संविधान का अपमान आप लोग करते हो, लोकतंत्र में आपातकाल आप लोग लगते हो। तो आप लोग अपने संविधान का पालन करिए, कांग्रेस के बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का एक दिशा निर्देश है, उसकी चयन की प्रक्रिया है, और बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ने वाले, चिंता मत करिए। आप बोल रहे ना हम उससे आगे निकल गए, पुतों में हमने कर लिया, आपको मैं बधाई। ये तो इनकी बात रही, आप अपनी बताइए, आप लोग करेंगे कैसे? जनता की अदालत में निश्चित रूप से पराजित होंगे। हाँ मोहन जी क्या बोल रहे हैं? आप लोग करेंगे कैसे? आप लोगों के यहाँ जो दावेदार है वो बेचारा करे क्या? घर में बैठे रहे, कैसे अपने आप को बताए कि वो दावेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दावेदारों के लिए मैंने पहले ही कहा कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनको कह दिया गया यदि आप चुनाव लड़ने की इच्छुक है तो इस्तीफा दीजिए। उसी प्रकार हमारी टीम है, हमारी टीम सर्वे करती है, हमारी टीम तक बात आती है, 3 लोगों का पैनल बनता है। उन पैनलों के आधार पे जीत और हार, कौन सा व्यक्ति अच्छा हो सकता है और कौन से व्यक्ति की राजनीतिक पकड़ है, कौन सा व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है, उस आधार पे हम तय करते हैं। हमारे लिए उसके लिए अलग से हमने टीम का गठन कर दिया है, और केंद्रीय समिति भी आती है। दोनों परिवार जब बैठता है तो एक बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्य जो जनता के बीच जाके जनता की समस्या को करता है उसको देते हैं। हम मारा पीटी और न ही एक व्यक्ति विशेष के मतलब निर्णय पे कार्य नहीं करते। हमारा सर्वे होता है और उस सर्वे के आधार। ठीक है, ये रही तैयारी की बात। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन एक खास बात इस तैयारी में दिखाई देती है कि लोकसभा विधानसभा की तैयारी एक साथ साथ। हम समझ लेते हैं इसके पीछे क्या तर्क है। अशोक तोमर जी हैं। तोमर जी क्या माने, ये तैयारियां एक साथ हैं, कहीं संकेत तो नहीं चुनाव एक साथ हो सकते हैं, या फिर कम समय के अंतराल में होंगे, जो 6-7 महीने का गैप है उसे कम कर दिया जाएगा, इसलिए दोनों चुनाव की तैयारी एक साथ दोनों ही पार्टियां कर रही हैं? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बिना चुनाव हो। माने और वैसे राजनीतिक परिस्थितियां कब कैसी हो जाए कोई नहीं कह सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये है। बहरहाल दोनों एक दूसरे को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं, आगे देखते जाइए कि क्या होगा। तो अभी मई तक ले जाने के मूड में नहीं है मोदी जी। गर्मी में चुनाव होगा, इनकम्बेंसी, आदमी परेशान रहता है, ऐसा सोच रहे हैं कि ठंड में चुनाव फरवरी में करा लिया जाए, ऐसा? नहीं, इतना जल्दी हमें शंका है। हाँ, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, तैयारी के पीछे क्या तर्क देख रहे हैं दोनों? तैयारी के पीछे कि अगर हो जाए
भय तो हर जगह जगह रहता है ना। और इसमें तैयारी करने में खराबी क्या है ये भी सोच रही है दोनों पार्टियां कि चलो भाई हम तैयार रहे, अगर हो जाता है तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा से लोकसभा के चुनाव का प्रक्रिया या तरीका प्रचार का हो चाहे वो एकदम भिन्न होता है। और इसीलिए आपने देखा हो कभी कल विधानसभा में कोई पार्टी जीत जाती है, लोकसभा में हार जाती है। ठीक बात है। तो वो अपना ये करेंगे। और विधानसभा खूबी तो एक चीज है कि एक चुनाव तो होना ही है, ठीक है ना। तो बर्थडे पार्टी के साथ मतलब कि वेडिंग एनिवर्सरी की भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल ठीक। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सर्वे हो रहे हैं, प्रत्याशी बता रहा है कि मेरे को इतने लोग लाइक कर रहे हैं, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतने लोग वोट कर रहे हैं, क्या ये प्रत्याशी चयन में भी असर करता है क्या? जो प्रत्याशी चयन करने बैठते हैं उनके दिमाग में अरे भाई ये इस व्यक्ति को तो इतने लोग सोशल मीडिया में लाइक कर रहे हैं, इनको बनाना चाहिए, इस मानसिकता से ये सर्वे सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया में सक्रियता दिख रही है, आपका क्या मानना है? नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनने वाले हो वो इतने घाघ होते हैं कि उनके पास ऑलरेडी इस चीज का डिसीजन होता है कि इस आदमी को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, या पार्टी को किस तरह से फायदा होगा इसको देने से, या उस क्षेत्र के लोगों को, या मान लीजिए कभी एक भी कैंडिडेट मैं इस क्षेत्र में दे रहा हूं लेकिन उसके जाति के अन्य विधानसभा में लोग से अगर वोट मिल रहा है तो देने में कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने एक सीट भले हार जाए लेकिन 10 सीट हमको जिताने का ये हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सोशल मीडिया और ये कैंडिडेट जो है वो अपने खुशी में के लिए लगता है कि हम 10 जगह दिखाएंगे। आप देखिएगा कि जो भी जितने एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया चाहे इसमें 80% की टिकट कट जाएगी। उसके चुनाव का तरीका एक अलग होता है। वो तो आप मैंने कि 5 लाख खर्चा करके सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। आज की स्थिति इतनी ज्यादा ये है, 10 आदमी को खड़ा कर दीजिए, वो अपना टाइप करते रहेगा, 50 जगह आपका समाचार चला जाएगा। तो उससे थोड़ी जो होता है। ये क्या परंपरागत तरीके से ही चयन होगा? हाँ, पर नहीं, कुछ तो मॉडर्न चीज ली जाएगी कि एक विजिबिलिटी देखी जाती है कि कैंडिडेट की विजिबिलिटी उस क्षेत्र में कितनी है, कितने लोगों के बीच में वो पॉपुलर है। दूसरी है जातीय समीकरण देखा जाता है, उस जाति के कितने लोग। तीसरा व्यवसायिक कि किस अगर व्यवसाय कर रहा है तो किस व्यवसाय से है ना। मान लीजिए रिक्शा वाला ही है तो रिक्शा वाला 20,000 है तो कैंडिडेट देखेगा कि हाँ भाई 20,000 तो इसके सॉलिड वोट है। जी। तो इस हिसाब से कई चीजें देखी जाती है। वो एजुकेशन है, पार्टी के लिए क्या बहुत ज्यादा रिबेल कैंडिडेट नहीं है कि पार्टी का विरोध जीत के पार्टी का विरोध कर दिया, जैसे कि बागी ना हो जाए। हाँ। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी है, किसी को शांत नहीं रहने देते। जी। तो उस तरह का कैंडिडेट तो नहीं है। ये तमाम चीजें देखी जाती है। ठीक है। मंतूराम पवार जैसा कांड भी हुआ था, कहीं बिक ना जाए, ये भी एक चिंता रहती है। वैसे तो बहुत कम हमें लगता है। देखिए छत्तीसगढ़ के लोग सीधे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लालची और सीधापन दोनों के बीच में एक फर्क है, वो फर्क आपको समझना होगा। छत्तीसगढ़ की अभी कितने भी ये गिर जाए लेकिन अन्य राज्य की अपेक्षा अभी भी इनका चरित्र ऊंचा रहेगा, मैं काफी ऑब्जर्व किया है। ठीक है। तो एक बढ़िया विश्लेषण अशोक तोमर जी की ओर से आया कि भाई सोशल मीडिया असर करता है लेकिन उनको नहीं जो टिकट चयन करेंगे, वो ऐसे घाघ लोग हैं जो कि हर चीज को नाप तोल कर टिकट बांटेंगे। लेकिन दावेदारों की भीड़ दोनों साइड से आ रही है। एक बार और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनुभव जी, ये समस्या है कि दावेदारों की भीड़ आपके पास आ रही है, या ये एक तरीके से आप लोगों की पार्टी के जन समर्थन को बताता है कि दावेदार आप लोगों के यहाँ ज्यादा आ रहे हैं? क्या देखते हैं इसको, कैसे आंकते हैं ये पार्टी आपकी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार पे लोगों का इतना भरोसा है कि दूसरे पार्टी के लोग भी हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और वो शामिल होने के साथ हर एक में एक इच्छा होती है, आगे बढ़ने का मन होता है। उसके चलते कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं इसलिए हो सकते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, लेकिन ज्यादातर तो पार्टियां आप ही की टूटी है सभी प्रदेशों में। देखिए, अब एक जमाने में तो यहाँ ऐसी तो नहीं होगा ना स्थिति। देखिए, एक जमाने में तो हिंदुस्तान में
सिर्फ आजादी की लड़ाई की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा आप कोई दूसरी पार्टी का नाम भी नहीं ले सकते। तो ऐसे आप बोलेंगे तो इस नजर से देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, हमसे लोग जुड़ते हैं। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो आके अपनी राय पेश करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। रविंद्र जी ने जो बात करी थी कि उनने कहा था कि सर्वे होता है उनकी पार्टी में, उनकी फील्ड में होता है। अगर वो फील्ड में होते तो उनको पता होता कि फील्ड में टमाटर भी उगते हैं और उनको पता होता कि टमाटर का भाव क्या होता है, और अगर उनको पता होता तो वो किलो में नहीं ग्राम में बताते टमाटर का भाव। एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ये स्थिति आ चुकी है। उसके अलावा अगर आप देखें कि वो फील्ड में होते, उनको पता होता कि देश में क्या चल रहा है, तो वो मणिपुर में होते, वो देख रहे होते क्या। गहरा तंज है। टिकट से आलू टमाटर में आ गए हैं अनुभव जी। चलिए टिप्पणी ले लेते हैं। रविंद्र जी, उम्मीदवार चयन पर भी बोलिए और इसका जवाब भी दे दीजिए जल्दी। हम तो टमाटर का भाव 220 रुपया भी जानते हैं, 160 रुपया भी जानते हैं। इनके राहुल गांधी को बोलिएगा टमाटर का जो वजन होता है ना, किलो में होता है कि लीटर में होता है, ये जरा पूछ लीजिएगा किस में होता है। अब सबसे बड़ी बात, टिकट वितरण के समय दावेदारों की भीड़। सीधी सी बात है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी हमारी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। दावेदार आएंगे, निश्चित रूप से बहुत दावेदार आएंगे अपने अपने तरीके से, जो क्षेत्र में काम किया उसके बारे में। और हमारी चिंता मत करो कि हम सर्वे फील्ड में करते हैं कि क्या करते हैं, कि आप अभी समय आएगा दिसंबर में देख लेंगे। दावेदार भी आएंगे, अपनी दावेदारी भी करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव जीतने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए समस्त दावेदार चयनित दावेदार के साथ मिलकर काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, ये रीति और नीति। कांग्रेस की तरह मैंने कहा ना, कुर्सी फेंक के नहीं मारते एक दूसरे को। हमारे यहाँ सब इकट्ठा होकर लड़ते हैं, परिवार की तरह लड़ते हैं। जब लेकिन चयन के पहले की प्रक्रिया ही है, सारे दावेदार तमाम मतभेदों के बावजूद बाद में एक हो जाते हैं। फाइनल कोट ले लेते हैं तो तोमर जी 30 सेकंड में क्या सलाह देंगे दोनों पार्टियों को आप, जिस पर अच्छा खरा उतर कर टिकट अच्छे से बांटी जा सकती है? जो क्षेत्र में ज्यादा रहा है, जिसकी मान्यता जनता के बीच में है और जो बौद्धिक रूप से जरा परिपक्व हो, बिल्कुल वैसे का चयन करें और धन बल को सेकेंडरी रखें। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय हर पार्टी के साथ ये हो रही है कि हर आदमी चाह रहा है कि राजनीति ओवरनाइट, माने रातों रात आपको स्टेटस दे देता है। कोई भी दूसरा है, आप पीसीएस भी करेंगे तो एसडीएम होंगे, एडीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, लेकिन एमपी एमएलए हो जाने पे देखिए आपके पीछे तमाम फैसिलिटी आपकी ये। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे कि हमें टिकट मिले। ठीक है। टिकट मिलने के लिए दावेदार तो कई हैं, लेकिन एक मापदंड बनाकर दोनों ही पार्टियों को काम करने की जरूरत है। तैयारी है तो हमारी सलाह भी है कि मनी और मसल्स पावर के दम पर जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उनसे बचते हुए टिकट बांटें, जिससे कि आगे की राह आसान हो। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे साथ अशोक तोमर जी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने भी अपनी राय रखी, पार्टी का पक्ष रखा, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को मैं यही खत्म करूंगा। और जैसे कि हमने जाना कि दावेदारों की भीड़ है, उनकी छटनी होगी, उनको टिकट बंटेगी, सब चर्चाएं हम इसी डिबेट के मंच पर करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीतिक